हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ बंसल और मैगी क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जिनका यूज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, और भी अनेक वर्ड हैं। इनका यूज आपको हिस्ट्री में बहुत मिलेगा। इकोनॉमी में आपको पूंजीवाद, समाजवाद ज़्यादातर ये देखने को मिलेंगे। आपको इनका यूज पॉलिटी में मिलेगा, और जहाँ तक करंट में भी आप साम्यवाद, समाजवाद जैसे वर्ड सुनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आपको इस लेक्चर से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ये लेक्चर आपको 2 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा होगी, और आगे जो दूसरे वर्ड आएंगे उनकी चर्चा दूसरे लेक्चर में होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इन चीज़ों पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवाद की, कि पूंजीवाद है क्या। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, पूंजीवाद एक ऐसा क्या कहते हैं तरीका है जिसके अंतर्गत हम जनता को महत्व न देकर हम किसी वस्तु के उत्पादन को महत्व देते हैं। मतलब कि हम है ना प्रोडक्ट को महत्व देते हैं, ना कि पीपल को। ठीक है ना। जैसे आप ये मान लीजिए कि है ना आपने एक फर्म लगाई। ठीक है ना। इसमें आप कुछ भी बनाते हैं। मान लीजिए कि आप इसमें साबुन ही बनाते हैं, आप इसमें साबुन बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो आप प्रोडक्शन करेंगे, आप उसको है ना अपने हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। मतलब अगर एक बार को आप लेबर का जो आप अपने अंडर में लेबर वगैरह होगी जो आपकी, आप उनको महत्व नहीं देंगे, उनको आप अपने लिए यूज करेंगे कि है ना हमें मेरे लिए इतना माल बनाओ, चाहे लेबर को कितना ही दुख हो रहा हो, लेकिन आप उसमें करेंगे कि है ना मेरे लिए माल बनाओ। मतलब आप उत्पादन को महत्व देंगे उसमें। तो मान लीजिए आपने इसमें साबुन बना रहे हैं, आप में इसमें आपके पास जितना पैसा है आप इसमें उतना निवेश कर सकते हैं। ये नहीं कि है ना आपको कोई रोकेगा कि है ना नहीं तुम्हें इतना पैसा निवेश करना है, या फिर आप जो सामान बनाओगे उसे आप कहीं भी बेच सकते हो। ये नहीं कि है ना एक पर्टिकुलर उसमें, जैसे कि आप यदि किसी स्टेट में बेचना चाहते हो तो आप स्टेट में चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आपकी मर्जी है, कहीं भी बेचो। आप इसके उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु का यूज करो। ठीक है ना। जो आपको लगता है इसमें यूज होनी चाहिए। उत्पादन के बाद आप इसको कहीं भी बेच सकते हो, और आप इसके ऊपर अपना जो आपको मार्केट प्राइस है जो रखना है आपको इसमें प्राइस, वो आपकी मर्जी है, आप कितना प्राइस रखना चाहते हो। उसमें ना आपको कोई और दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो मेन चीज ये है कि पूंजीवाद में जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उन पर किसी एक व्यक्ति और किन्हीं व्यक्तियों के समूह का वो होता है, नियंत्रण होता है, ना कि पूरी जनता उसको नियंत्रित करती है। तो आप पढ़ते भी होंगे कि है ना किताबों में कि जहाँ पर उत्पादन के संसाधनों पर जब किसी व्यक्ति विशेष का वो होता है, अधिकार होता है, तो वहाँ पूंजीवाद होता है। तो ये ऐसी व्यवस्था है, इसमें है ना आप ये डिसाइड करो कि है ना आपको करना क्या है, मतलब क्या बनाना है आपके, उसको महत्व दिया जाएगा, ना कि जनता को महत्व दिया जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है। इसमें एडम स्मिथ, आप इस नाम को ज्यादा देखोगे, क्योंकि एडम स्मिथ को है ना बहुत ज्यादा महत्व, पूंजीवाद में एडम स्मिथ एक बहुत ही ज्यादा जाने माना चेहरा है। ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने कहा था कि जो आर्थिक मामले होते हैं उसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कि है ना व्यक्ति को है ना पूरी स्वतंत्रता दे दो कि है ना उन्हें क्या उपजाना है क्या नहीं। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि कैपिटलिज्म जो होगा, पूंजीवाद जो होगा, वो बढ़िया तरह उभर कर आएगा। कि है ना ये उस पे है ना ऐसा नहीं कि है ना तुम प्रतिबंध लगा दो या हस्तक्षेप करो बीच में। इस चीज को इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आर्थिक मामले हैं, जैसे जो आर्थिक मामले मतलब कि है ना जो धन से रिलेटेड मामले हैं, कि जैसे व्यापार हो गया। ठीक है ना। व्यापार करना किससे करना, इस तरीके के जो मामले हैं, आर्थिक मामले जो हैं, उसमें है ना प्राकृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। पूंजीवाद की जो उत्पत्ति है वो 18वीं 19वीं शताब्दी के करीब आपके यूरोप से हुई थी। यूरोप से ही फ्रेंड्स समाजवाद की भी हुई थी, यूरोप से ही पूंजीवाद की भी उत्पत्ति हुई थी। असल में क्या था फ्रेंड्स, पहले आपको भी पता है कि है ना राजा महाराजा का यानी कि मोनार्की होती थी पहले।
तो मोनार्की में क्या होता था कि एक राजा होता था, उसके अंडर में उसके वो होते थे सेवक। तो फ्रेंड्स क्या होता था कि बहुत काफी बड़ी लैंड पे है ना राजा का कब्जा होता था। वो इतनी बड़ी लैंड पे अपना वो तो देख मतलब नियंत्रण तो रख नहीं पाएगा, मतलब सब जगह नहीं देख सकता एक तरह से। तो वो क्या होता था अपने विशेष विशेष पात्र जो होते थे जिनको अपन जिसे उन जिस पर वो विश्वास कर सकता था, वो उनको है ना एक पर्टिकुलर क्षेत्र दे देता था, जिससे क्या होता था कि है ना उसका भी राज्य चलता रहता था और जो उसके अंडर में वो थे सेवक, वो भी वहां पर सुचारू तरीके से कार्य कर पाते थे। तो उसमें क्या होता था फ्रेंड्स, जो जिसे वो अपने अंडर में रखता था उन्हें सामंत कहते थे, कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे किसी एक व्यक्ति को रख दिया, उसे सामंत कहा गया। और इस प्रथा को सामंतवादी प्रथा कही गई। तो क्या होता था, सामंत जो सामंत होते थे, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कहते हैं कंट्रोल करते थे, उसमें भी क्या होते थे कई सारे गांव, जैसे कई सारे गांव से मिलकर एक क्षेत्र बन गया, तो उसमें पहले कृषि ही होया करती थी, जैसे और कोई इतने ज्यादा वो नहीं होते थे। तो कृषि में क्या होता था कि है ना वो सामंत कहता था कि है ना भाई तुम अपने खेतों पे कृषि करो, जैसे किसानों पे हो गए खेत, तो उसमें वो कृषि करते थे और सामंत को उसमें से वो देते थे, लगान के तौर पे या कर के तौर पे अपना कृषि का कुछ पार्ट देते थे, और वो काफी बड़ा पार्ट होता था। और जो कृषि नहीं थी, जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, वो उनको ये कहता था कि है ना तुम मेरे पास आओ, मेरी भूमि पे काम करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें रहने के खाने के लिए तुम्हें वो दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, खाने पीने के लिए अपना वो दूंगा, अनाज दूंगा। तो उससे क्या होता था फ्रेंड्स, उस टाइम पे धीरे धीरे जब सामंत को लालच आता था या मतलब कुछ और होता था, तो है ना अपना जो वो है कर बढ़ाता था, ज्यादा वो लेता था। कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा पड़ गया तो किसान की हालत नहीं थी कि देने लायक, फिर भी सामंत उनसे वो जबरदस्ती लेता था। तो उससे क्या होता था कि विद्रोह की एक भावना से जागने लगी। तो उसमें क्या होता, जब ऐसी कंडीशन आने लगी तो कई सारे लोगों ने मिलकर विद्रोह कर दिया, जिससे क्या हुआ कि है ना सामंतवादी प्रथा को खत्म होना पड़ा। इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये इन शॉर्ट कि विद्रोह के कारण जो सामंतवादी प्रथा है वो खत्म हुई। उसमें क्या हुआ कि है ना फिर किसानों को अपना अधिकार दे दिया कि है ना चलो ठीक है, तुम अपनी भूमि पर अपने खेती करो, सबको अपनी भूमि वो दे दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वे खेती करे, उन्हें एक निश्चित वो कर दिया कि तुम इतना पार्ट यानी कि इतना कर तुम हमें राजा को दो या सामंत को दो, बाकी तुम अपना मर्जी से जो तुम्हें करना है ऐसा करो। तो वो सामंत उस भूमि पर जितना वो उगाता था उसमें से थोड़ा सा राजा को दे देता था, और बाकी जो बचता था उसमें थोड़ा अपना यूज करा, और जो बाकी बच गया वो उसे बाजार में बेच देता था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी देख रहे हैं कि ना उसमें बेचने की वो हुई कि है ना जब उसके पास कुछ बचेगा तो वो बाहर बेचेगा, जिससे उसके पास पैसा आएगा तो वो आगे आने वाले टाइम में और भी काम करेगा। तो ऐसे मान लो कि कभी सामंत है, कभी कोई किसान जो है 50 किलो अनाज उगा रहा था, अब उसमें से उनने क्या करा कि 25 किलो अनाज तो राजा को दे दिया, 10 किलो अपना उसने यूज कर लिया, बचे कितना 15 किलो। तो 15 किलो वो बेच देता था। अब उसमें क्या हुआ, जब वो बेचने लगा इनको इस चीज को, तो उससे है ना मतलब अंदर से उसके भावना जागने लगी कि है ना भाई मुझे आगे मतलब और बढ़ाना चाहिए, 50 से 100 करना चाहिए ताकि मैं और ज्यादा उठ जाऊं। तो इससे देख रहे हो आप कि है ना उससे कैपिटल मतलब पूंजी कमाने की इच्छा होने लगी, और इससे कैपिटलिज्म का उदय हुआ। दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि भी रही। असल में क्या था फ्रेंड्स, किसान थे जैसे जो अपने काम कर रहे थे, अब क्या था कि है ना धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जिससे क्या हुआ कि है ना सब एक जगह कृषि तो कर नहीं सकते, इतनी भूमि नहीं है। तो क्या करने लगे कि है ना वे काम की तलाश में दूसरी जगह जाने लगे, बाहर शहरों में जाने लगे, ठीक है ना, दूसरे उसमें जाने लगे, जिससे औद्योगिकरण को महत्व मिला। और औद्योगिकरण के महत्व के कारण ही तुम्हारा पूंजीवाद का विकास हुआ। जहां तक कार्ल मार्क्स जो थे उनके अनुसार भी उन्होंने भी कहा है कि औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवाद समाज है, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि जो आज के टाइम का जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवाद समाज है। तो देख रहे हैं आप कि जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकरण को बढ़ोतरी मिली, और औद्योगिकरण के बढ़ोतरी से आपका पूंजीवाद का विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं कृषि निर्यात। कृषि निर्यात क्या है फ्रेंड्स, जब मैंने बताया कि है ना किसान इतना उपजाने लगा कि है ना उस पे वो आगे ट्रांसफर करने लगा, मतलब बेचने लगा। तो क्या होता था कि कृषि निर्यात में वो इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि दूसरे उसमें भी दूसरे मतलब कि एक तरह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी अपना जो
कृषि जो उत्पाद था वो बेचने लगा, जिससे उसे और ज्यादा मतलब किसी अपने उत्पाद को और ज्यादा बेचने की इच्छा हुई और वो पैसे के उसमें पूंजीवाद की व्यवस्था में आगे बढ़ता चला गया। तो फ्रेंड्स ये उसकी उत्पत्ति के वो थे। अब आगे देखते हैं पूंजीवाद के प्रभाव हमारे समाज पे कैसे पड़े, मतलब क्या समाज पड़ा। सबसे पहला समाज पर अधिक उत्पादन। मैंने आपको बताया है कि है ना, जैसे कोई एक खेत था वो 50 किलो अनाज आज के टाइम में उपजाता था। अब क्या हुआ कि है ना, उसे जब मतलब उसे फ्री कर दिया गया तो वो है ना, कुछ टैक्स तो राजा को दे देगा, कुछ अपने पास बचा लेगा खाने के लिए और कुछ वो बेचने लगेगा। इससे क्या हुआ कि जो 50 किलो था, जब उसने आज 15 किलो बेचा तो अगले आने वाले समय में वो चाहेगा कि है ना, मेरे उसमें अधिक उत्पादन हो जिससे मुझे अधिक धन होगा। तो वो क्या करने लगा, नई नई तकनीक का प्रयोग करने लगा जिससे उसे 50 की जगह वो 100 किलो उपजाने लगा। आगे आने वाले टाइम में 150 भी उपजाएगा। तो इससे क्या हुआ कि उसको है ना, अपने उसमें मतलब एक तरह से उसको इच्छा जागने लगी कि मुझे अधिक उत्पादन करना है। ठीक है। दूसरा पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब कैसे, पूंजी निर्माण ऐसे ही अधिक उपजाएगा तो अधिक पूंजी मिलेगी। ठीक है। ये भी आपको नवीनीकरण मैंने बताया भी कि क्या हुआ, 50 किलो अनाज उपजाता था, अब 50 किलो से उसे 100 किलो पे आना है या 150 किलो में आना है। तो वो ऐसा तो नहीं कर पाएगा कि है ना, पुरानी तरीके अपनाता रहेगा, जिससे उससे कोई, अगर वो पुराने तरीके अपनाएगा तो वो 50 पे ही रह जाएगा, उससे आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उसने नई नई टेक्निक अपनाई, मतलब कि है ना, खेती के लिए उसने जैसे पहले हल से काम करता था, उसने फिर अब मशीन लिया एक ट्रैक्टर के जैसे, वो अब नई नई टेक्निक आती है तो उसमें लग गया, जिससे उसे क्या कहते हैं, अपने उत्पाद को ज्यादा करने का मौका मिला और उसी से उसने अधिक पूंजी लगा दी। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि मैंने बताया, आर्थिक वृद्धि कैसे, आप पहले कम वो होते थे, मतलब पहले तो आप कम पैसे कमाते थे, लेकिन जब टेक्निक ज्यादा हुई, ज्यादा आपका उत्पादन हुआ तो उससे आप आर्थिक वृद्धि करोगे। मतलब कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक आर्थिक वृद्धि के ऊपर ही वो है। आपने देखा होगा कि निजीकरण होता है। निजीकरण में क्या होता है कि है ना, व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं कि है ना, उत्पादन करो, और व्यक्ति क्या है, वो तो अपना ही देखेगा। वो उत्पादन मतलब उत्पादन के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए है ना, वो कई कई टेक्निक अपनाएगा। तो उससे क्या होगा कि है ना, वो आर्थिक वृद्धि करेगा। ठीक है ना। देश की भी वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि, और उस व्यक्ति की भी आर्थिक वृद्धि होगी। ठीक है। प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कैसे मिलेगा कि पहले कि जब कोई एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के हाथ में मतलब वो दे दिया है, क्या कहते हैं, किसी वस्तु को बनाने के लिए कोई काम दे दिया है, कोई ये थोड़े कि एक ही व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति भी करेगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एक तरह से मार्केट में कंपटीशन सा होगा, और उससे क्या कहते हैं, कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उनको बल मिलेगा, मतलब उनका फायदा होगा। और ये व्यक्ति कोई वस्तु बना रहा है आज के टाइम में, अगर ये एक ही होगा तो उससे कोई मतलब उससे वो क्या करेगा, वो जो चाहे वो कीमत मांग सकता है और अपनी वस्तु की क्या कहते हैं, गुणवत्ता भी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है ना। क्वालिटी भी नहीं बढ़ाएगा। और अगर इसमें कंपटीशन आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये क्वालिटी भी अच्छी रखेगा, प्राइस भी कम रखेगा। तो इससे प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ोतरी मिलती है। तीसरा, शहरीकरण। शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। शहरीकरण कैसे होगा कि है ना, आप देख रहे होंगे कि है ना, जो गांव होते थे उसमें क्या कहते हैं, इतनी फैक्ट्री नहीं लगती, लेकिन जैसे शहरों में जैसे फैक्ट्री लगती चली गई, उत्पादन के लिए एक इकाई लगती चली गई, तो उसमें क्या हुआ कि है ना, गांव से भी वहां पे आने लगे मजदूर, गांव से भी जो लोग थे वो शहर की तरफ बढ़ने लगे, इससे शहरीकरण हुआ। ठीक है ना। शहरीकरण हुआ। इसके शहरीकरण के देखो लाभ भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि है ना, जो स्लम्स एरिया हो गए, जैसे आपकी एक गली में कम से कम 100 मतलब पहले 5 आदमी रहते थे, अब 50 आदमी रहने लगे, तो उसमें गंदगी होने लगी। ठीक है ना। तो इससे बहुत नुकसान भी हुआ शहरीकरण से। फायदा ये हुआ कि है ना, शहरों में हर तरह की सुविधा मिलने लगी आपको। ठीक है ना। हर तरह की सुविधा आपको वहीं पे पहुंचा दी गई कि है ना, कुछ भी, जल, आपका खाना पीना जो भी है, यातायात के साधन, सब चीज आपको एक जगह ही मिलने लगी। प्रदूषण। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा बैड इफेक्ट तो फ्रेंड्स प्रदूषण ही है। आप आज के समय भी देखते होंगे कि प्रदूषण का हमारी जिंदगी पे कितना ज्यादा बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो प्रदूषण इसका बहुत ज्यादा क्या कहते हैं,
बहुत ही बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, मतलब औद्योगिकरण के, पूंजीवाद के। उन्नत तकनीकों का विकास, मैंने बताया आपको कि है ना नई नई टेक्निक का यूज करेंगे आप, नई नई टेक्निक चाहेंगे कि है ना जिससे आपका उत्पादन बढ़े। एक ये था कि फ्रेंड्स जब औद्योगिकरण होगा तो बाल श्रम, मतलब बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब बच्चों को बच्चों से काम करवाया जाएगा, क्योंकि उन्हें तो अपना उत्पादन चाहिए, उन्हें जनता से कोई मतलब ही नहीं है कि है ना जनता क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो वे क्या करेंगे, बच्चों को काम पे लगा देंगे जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके, और इससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वे अकुशल रहेंगे, वे कुशल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बाल श्रम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है इससे। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता से मतलब आर्थिक असमानता ऐसे होती है कि है ना भाई जो अधिक जो मतलब जो उत्पादन कर रहा है, जो मतलब पहले से ही समृद्ध है वो और ज्यादा समृद्ध हो गया, और जो तुम्हारा वो है जिसपे मतलब पैसा नहीं है या जो समृद्ध नहीं है, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो वो और गरीब होता चला गया, ठीक है ना। तो इससे आर्थिक असमानता को भी बल मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि उसमें तो आप जो उत्पादन के संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को महत्व दिया जाता है, मतलब कि है ना वहां पे उत्पादन को महत्व दिया जाता है, जनता को नहीं। समाजवाद में ऐसा नहीं होता। समाजवाद में होता है कि है ना जहां उत्पादन से ज्यादा जनता को महत्व दिया जाता है। जैसे आप आज के समय में भी मतलब जैसे आप आज भी देखेंगे कि क्या होता है कि है ना जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम निकाली जाती है किसी एक सरकार के द्वारा, ठीक है ना, कि शिक्षा के लिए मतलब पूरे समाज को फ्री में शिक्षा दी जा रही है, फ्री में यातायात का प्रबंध कराया जा रहा है। ये ज्यादातर आपको नॉर्डिक कंट्री या फिर मतलब यूरोप की साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि है ना वहां पे फ्री का आपको यातायात साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, फ्री के आपको क्या कहते हैं कि शिक्षा दी जाती है। तो समाजवाद में आपको जनता को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति भी फ्रेंड्स यूरोप से हुई है। यूरोप में क्या था, यूरोप में पहले जैसे मतलब क्रांति होती थी बहुत सारी की है ना, जैसे फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति होगी, तो फ्रांस क्रांति भी ले लेते हैं। उसमें क्या था कि जो पूरा समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है ना। पहले वर्ग में कौन थे, पहले वर्ग में पादरी वगैरह रहते थे, जो तुम्हारे पादरी हो गए, जैसे हमारे इंडिया में आप साधु वगैरह देखते थे, तो उसमें उस टाइम पे यूरोप में पादरी वगैरह होते थे। दूसरे वर्ग में क्या होता, अभिजात वर्ग होता था, यानी कि राजा महाराजा वगैरह होते थे, ठीक है ना, इनमें सामंत वगैरह इनमें आते थे। तीसरे वर्ग में कौन आता था, तीसरे वर्ग में मजदूर आ गए तुम्हारे, और क्या कहते हैं मजदूर वगैरह हो गए, आपके किसान हो गए, जितने मतलब शिक्षित लोग भी इसमें आते थे, वकील वगैरह, आपके प्रशासनिक सेवा में जो लगे हुए काम करने वाले थे वे भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि है ना जो ये 3 वर्ग थे, इसमें से जो ये था तीसरा वर्ग, इनको है ना इन पर टैक्स लगाया जाता था, मतलब कि है ना ये 2 वर्ग ये तीसरे वर्ग पर टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो अपने आप से टैक्स देते नहीं थे और इनसे टैक्स वसूलते थे, ठीक है। तो और क्या होता था कि फ्रेंड्स ये राजा के टाइम का वो होता था, शासन होता था। तो इसमें क्या था कि जो राजा थे वो टैक्स, जैसे आज टैक्स लगाया, फिर वे ये तो देखेंगे नहीं कि क्योंकि इस पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, ना इन पे कोई टैक्स लग रहा, तो वे इन पे इतना टैक्स लगा देते कि है ना ये त्राही करने लगते थे। ऐसे ही एक टाइम पे जैसे फ्रांस में हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में ही जो पहले उनका लुई 16 का शासन था, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने है ना एक टैक्स लगाया इन तीसरे वर्ग पे, और उसमें क्या होता था कि जो राजा होता था वो ये नहीं कि है ना अपने आप ही टैक्स लगा दे कि भाई हम आज से टैक्स में 15% की बढ़ोतरी कर दी, ऐसा नहीं होता था। यानी कि तीनों की एक सभा होती थी, ठीक है ना। जैसे उस सभा में उसे एस्टेट जनरल कहते थे, जिसमें 300 व्यक्ति इसकी तरफ से आते थे, 300 व्यक्ति इसकी तरफ से आते थे, और 600 व्यक्ति इसकी तरफ से आते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कमी ये थी कि जो ये वर्ग था जब ये वोट करेगा तो ये एक वोट इसकी मानी जाएगी, एक वोट इसकी मानी जाएगी, और एक ही वोट इसकी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ना जैसे 300 हो गए, 300 में से एक वोट मतलब इन अगर
कुछ भी चीज लानी होगी तो इन दोनों को ही मैं तो, क्योंकि एक एक वोट इनकी होगी और इसकी भी एक वेट होगी, तो ये तो मतलब ये दोनों वो हो गए, मतलब ज्यादा हो गए, तो इसमें इनका ही वो हो जाता था वर्चस्व। तो इसमें क्या हुआ कि है ना, वे टैक्स लाए, टैक्स में इन्होंने इनकी सभा हुई, तो एक मतलब जब आदमी ज्यादा ही वो त्राही त्राही होता है तो फिर वो मतलब बदलाव चाहता है। तो क्या करा इसने, जब टैक्स लाए तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक वोट नहीं गिनेंगे, हम चाहेंगे जो हमारे 600 आदमी हैं, जो हमारे इसमें 600 व्यक्ति हैं, उनकी सबकी अलग अलग वोट हो, और इसमें से 300 थे और इसमें से 300 थे, ठीक है ना। तो ये चाहते थे कि हमारी सबकी अलग अलग वोट गिनी जाए। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, फिर मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर इनकी अलग अलग वोट गिनी जाएगी तो है ना, फिर ये बहुसंख्यक हो जाएंगे और इनका ही कहना चलेगा, मतलब वर्चस्व होगा। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि हमारी अलग से वोट गिनी जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, जिसकी वजह से ये अपनी सभा से चले गए और इन्होंने अपनी अलग से एक असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली से कहा गया। उसमें इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ये हमारा मतलब अलग से वो नहीं करने, जब तक हमारे हितों को ध्यान में रख के कोई चीज नहीं की जाएगी, तब तक हम क्रांति करेंगे, ठीक है ना, जिसे फ्रांस क्रांति कहते हैं। फ्रांस क्रांति फ्रेंड्स बहुत बड़ा वो है, काफी 1-1.5 घंटे का उस पर लेक्चर हो जाएगा। अगर आपको फ्रांस क्रांति के ऊपर लेक्चर चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो उससे इन्होंने क्रांति करी, जिससे ये उसमें समाज में अपने लिए स्वतंत्रता समानता की भावना लाई। और यही समाजवाद कहता है कि किसी भी जगह, मतलब किसी भी अगर समाजवाद के अंदर क्या होता है कि जनता को महत्व दिया जाता है, यानी कि सब समान होंगे, सब स्वतंत्र होंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, ठीक है ना, और सबको मतलब एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से समाजवाद का उदय हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो कार्ल मार्क्स जो थे, जो एक बहुत ही जाने माने क्या कहते हैं विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि जो पहले क्या था, पूंजीवादी वर्ग था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि है ना, जब पूंजीवाद में क्या होता था कि है ना, एक तबका तो बहुत अमीर, एक तबका बहुत गरीब। तो इन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने कि एक समय ऐसा आएगा जो ये तबका है, अमीर तबका, इससे क्या कहते हैं विद्रोह की भावना उठेगी और ये एक नई समाज का निर्माण करेगा, जिसको समाजवाद कहा जाएगा। और ये समाजवाद का ही एक अगला मतलब स्टेप साम्यवादी होगा। साम्यवादी और समाजवाद दोनों एक जैसे ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। और जो फ्रेडरिक एंगल थे, वो कार्ल मार्क्स के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने ही कार्ल मार्क्स का जो ये सिद्धांत था समाजवाद से साम्यवाद का, इसको और ज्यादा विकसित किया, ठीक है। तो पूंजीवाद से समाजवाद की वो हुई उत्पत्ति, और समाजवाद से साम्यवाद की। देखिए फ्रेंड्स, समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधारा ये कहती है कि ना, जनता को अधिक महत्व दिया जाए, ना कि आपको उत्पादन को, ठीक है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है ना, कोई एक फैक्ट्री में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो 8 घंटे काम कर रहा है, ये 4 घंटे काम कर रहा है, तो समाज ये कहता है कि है ना, जो ये 8 घंटे काम कर रहा है, उसे 8 घंटे के हिसाब से ही मजदूरी दी जाएगी। और ये साम्यवादी क्या कहता है कि नहीं, तुमने भले ही 8 घंटे काम किया हो, ठीक है ना, तुमने भले ही 8 घंटे काम किया हो और इनने भले ही 4 घंटे काम किया हो, तुम्हें जो मजदूरी दी जाएगी वो तुम्हारी आवश्यकता के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि तूने भले ही 8 घंटे काम किया या तूने भले ही 4 घंटे काम किया, लेकिन तुझे अगर 6 घंटे की जरूरत है किसी मतलब खाने की, तो तुझे 6 घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, ये नहीं कि तुझे 8 घंटे या 4 घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो ज्यादा काम कर रहा होगा वो मतलब ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है ना, वो चाहेगा कि है ना, मैं तो मजदूरी तो जब भी उतनी मिलनी है। तो एक ये था समाजवाद साम्यवाद में। शासन जो समाजवाद जो था, उसमें ऐसा होता था शासन में कि है ना, राज्य जो है वो कंट्रोल करेगा। राज्य इन द सेंस कि है ना, आप सभी जनता में मिला के एक ऐसे सरकार बनाएगी, लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक सरकार, जो पूरे उसको समाज को कंट्रोल करेगी। जबकि साम्यवाद ऐसा नहीं कहता। साम्यवाद कहता है नहीं, साम्यवाद ये कहता है कि जो कंट्रोल होगा वो एक पार्टी करेगी,
ठीक है ना, वो ही सब चीज देखेगी। मतलब ये नहीं कि कोई राज्य पूरा का पूरा समाज करेगा। मतलब कि एक क्रांति की तरह से जो साम्यवाद की सोच है, क्रांति वाली सोच है कि है ना, नहीं जो क्या कहते हैं मतलब जो कंट्रोल होगा वो किसी एक पार्टी का होगा, जिसके अंडर में सब चीज होगी और वो स्ट्रिक्टली उसको अप्लाई करेगा। ठीक है ना कि राज्य, मतलब कि ना कि पूरी जनता के द्वारा जो चुना गया वो सरकार। ठीक है। और तीसरा यह है कि समानता की स्थापना का तरीका, जो क्या कहते हैं, जो समाजवाद है, समाजवाद कहता है कि जो क्या कहते हैं वो करेगा, जो शासन होगा वो पीसफुली होगा। ठीक है ना, पीसफुली इन द सेंस की स्वतंत्रता समानता सबको दी जाएगी। साम्यवाद ऐसा नहीं कहता। साम्यवाद कहता है कि अगर समानता लानी है, अगर जनता का भला करना है, तो अगर तुम्हें क्रांतिकारी मूव, यानी कि अगर तुम्हें किसी की हत्या भी करनी पड़े तो तुम उसको करो, लेकिन साम्यवादी तरीका अपनाओ। मतलब कि है ना, जनता की समानता स्वतंत्रता लाओ। देखिए फ्रेंड्स, समाजवाद तो करता है कि है ना, आप पीसफुली तरीके, जैसे गांधीवादी विचारों के तरीके से आप किसी काम को करो, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था ऐसा नहीं कहती। साम्यवादी व्यवस्था कहती है कि अगर आपको समाज में क्या कहते हैं वो लाना है, समानता लानी है, स्वतंत्रता लानी है, तो आप अगर क्रांतिकारी मुंह भी चलना पड़े, आपको हथियार भी उठाने पड़े, तो आप उसको भी उठाने से मत हिचको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समाजवाद और साम्यवादी की कुछ अंतर थे फ्रेंड्स। इसके अलावा इनकी साम्यवादी से ही आपका लेनिनवाद का विकास हुआ। इससे आपका आगे चल के स्टालिन जो रूस में थे, रूस में लेनिन था, स्टालिन था, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, वे आए, तो उसे हम आगे देखेंगे। माओवाद क्या है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप एक बार मेरे को बता दीजिए कि है ना, आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।